जय श्री कृष्णा प्रेमियों, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसमें किस तरह से एक छोटी सी घटना हमारी भावना को स्पर्श करते हुए हमारे रिश्ते पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। वह रिश्ता बहुत ही भावनात्मक और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। बिमला जी ने अपने बेटे शिवम की शादी जबरदस्ती एक गांव की लड़की से करवा दी, जो शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के आगे उसकी एक न चली। शिवम तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसकी पत्नी अनीता केवल 12वीं पास लड़की थी और यही बात शिवम को चुभ रही थी। इसलिए उसका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो अपनी पत्नी अनीता को ताने नहीं मारता। उसकी शादी को 1 महीना बीत चुका था। एक दिन उसने सुबह सुबह चिल्लाकर अनीता को आवाज लगाई तो अनीता दौड़कर आई। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? उसने धीरे से कहा। तो शिवम चिल्लाकर बोला, अरे तुझे बुलाकर क्या अचार डालूंगा? तुम्हारा मैं कब से शर्ट ढूंढ रहा हूँ, एक भी चीज सही से नहीं रखती हो। अनीता जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी शर्ट ढूंढने लगी। पीछे से शिवम दांत पीस कर बोला, इस अनपढ़ को माँ ने मेरे पल्ले बांध दिया है। इससे अच्छी तो नौकरानी होती है, जो कम से कम पैसों के बदले घर के काम तो तरीके से कर देती है। इसको कुछ भी कह दो तो आंसू दिखाकर रोने लगती है। अनीता ने जल्दी से शर्ट निकालकर दे दी और फिर जल्दी से रसोई की तरफ चली गई, क्योंकि गैस पर सब्जी रखी हुई थी। रसोई में पहुंची तो देखा सासू माँ रसोई में खड़ी थी और बड़बड़ाए जा रही थी। शिवम सही कहता है कि मैंने तुझे घर में लाकर उसकी किस्मत फोड़ दी है। अरे गैस बंद करके नहीं जा सकती थी क्या? सारी सब्जी जला दी। पढ़ाई लिखाई से इतना भी नहीं सीखा क्या तुमने? बिल्कुल मूर्ख लगती है, जिसे घर संभालना ही नहीं आता। अरे 12वीं पास है और सब्जी तो अपने घर भी बनाती होगी ना। ये सब सुनते सुनते अनीता की रुलाई फूट पड़ी। वो खड़ी खड़ी रो रही थी और सास बोलती जा रही थी। अनीता पूरे दिन घर के काम में लगी रहती, लेकिन इतना सब करके भी अभी तक किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। जब वो ससुराल आई थी, तब से सारा दिन उसका न जाने कहाँ चला जाता था, लेकिन फिर भी शिवम यही कहता कि सारा दिन करती क्या हो। शाम को अनीता की ननद प्रियंका ने टीवी देखते हुए आवाज लगाकर कहा, भाभी मुझे पानी लाकर दो। तो अनीता ने किचन से कहा, दीदी मैं सब्जी बना रही हूँ, अगर आऊंगी तो मसाला जल जाएगा। इतना सुनते ही प्रियंका अपने भाई की तरफ देखकर बोली, देख लो भैया, 1 गिलास पानी देने में भी तुम्हारी पत्नी की इज्जत जा रही है। अरे सब्जी बंद करके भी तो पानी दे सकती है ना। तो शिवम भी अनीता पर ही बरस पड़ा और अनीता को बीच में पानी लाकर ही देना पड़ा। वापस किचन में जाकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लोग 1 गिलास पानी भी खुद से उठाकर नहीं लेते हैं, वही लोग मुझसे पूछते हैं कि सारा दिन करती क्या हो। लेकिन शिवम के सामने अनीता जरा भी मुंह नहीं खोल पाती थी, पर आत्मा अंदर ही अंदर रोए जा रही थी, जैसे उसे रस्सी से बांध दिया गया हो। शिवम हर रोज उसको नौकरी वाली लड़कियों के ताने देता रहता। उसके दिमाग में तो बस नौकरी वाली लड़की की छवि बसी हुई थी, जो कि अनीता से मैच नहीं करती थी, और इसी कारण वो हर वक्त उससे नाराज रहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता था। अगले दिन घर में शिवम ने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया और उसकी बहन बोली, भैया ये क्या जाने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना, ऊपर से गांव की गवार है। पूरी सब्जी के अलावा
कुछ बनाना भी जानती है क्या? अपने दोस्तों के सामने अपना अपमान न हो जाए। आप तो एक काम करो, खाना बाहर से ही मंगवा लो। शिवम ने प्रियंका की बात मान ली और खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। तो शिवम की माँ बिमला जी ने कहा, बहू मैं क्या तेरा अचार डालूंगी जो खाना भी नहीं बना सकती है? अरे अगर तुझे कुछ बनाना आता होता तो क्यों मेरा बेटा बाहर से खाना मंगवाता? देख तेरे कारण कितना खर्च हो रहा है, ऐसे सारी जिंदगी कैसे चलेगा? अब मुझे लग रहा है तुझे बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनीता ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट कर रह गई। उसने कहा, माँ जी आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं ये सब बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी शिवम भी वहाँ आ गया और बोला, माँ अगर ये पढ़ी लिखी होती तो मैं घर में खाना बनाने वाली भी लगा सकता था, क्योंकि कम से कम वो पैसे तो लेकर आती। अनीता के दिल में बात बैठ गई कि नौकरी वाली लड़कियां ही ससुराल में सम्मान पाती है। उसके जैसी 12वीं पास लड़कियों की ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं। उस दिन वो रसोई में जाकर फूट फूट कर रोई। उसकी ननद प्रियंका बाहर से देख रही थी कि मंदिर मन मुस्कुरा रही थी, यानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सारा खाना बाहर से मंगवाया। कुछ देर में शिवम के दोस्त भी आ गए। सभी लोग हंसकर बातें कर रहे थे। तभी अनीता ने पकौड़े बना लिए। प्रियंका अंदर आई और बोली, अरे तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? ये पकौड़े क्यों बना रही हो? तुम्हें तो चाय बनाने के लिए कहा था। प्रियंका ने कहा, मैंने सोचा चाय के साथ पकौड़े भी दे दूं, क्या पता पसंद आए। तो वहाँ पर शिवम आ गया, बोला, अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी तरह गांव के देहाती लोग नहीं हैं जो पकौड़े खाएंगे। मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। तभी शिवम का एक दोस्त रसोई तक आया और बाहर से ही बोला, भाई शिवम तूने भाभी से भी नहीं मिलवाया। जब सब कुछ बाहर से मंगा रहा है तो भाभी को किस काम में लगाया हुआ है? तभी सर ढके अनीता पकौड़े तलती हुई शिवम के दोस्त की तरफ देखकर नमस्ते किया। तो उसके दोस्त ने कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, भाभी जी आप क्या बना रही हैं? तो अनीता ने धीरे से कहा, पकौड़े बना रही हूँ जी, खाकर बताना कैसे बने हैं। ये सुनते ही उसके दोस्त ने खुशी से कहा, अरे मुझे तो पकौड़े बहुत ही पसंद है। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। चल भाई शिवम, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आओ, सब दोस्त मिलकर खाएंगे। इतना कहकर वो बाहर चला गया। शिवम इस बात को सुनकर अनीता के सामने झेप गया। फिर अपनी बहन प्रियंका की तरफ देखकर बोला, प्रियंका ये चाय पकौड़े तुम लेकर आ जाना, कहीं ये गांव की गवार अपना मुंह उठाकर ना आ जाए। ये सुनकर प्रियंका अपने भाभी की तरफ देखकर हंसने लगी। कुछ देर में चाय और पकौड़े लेकर वो शिवम के दोस्तों के सामने गई तो कुछ मिनटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। शिवम के मंगवाए हुए सैंडविच को किसी ने छुआ तक नहीं, बल्कि अब अनीता के साथ पकौड़े की तारीफ करते हुए शिवम के एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, बोला, शिवम तेरी तो लॉटरी लग गई है यार। कितनी जिसकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाने वाली हो उसके तो ऐसे ही ऐसे हमसे पूछ, हमारी बीवी रोटी तक नहीं बना सकती। सब्जी तो इतनी खाक बनाएगी कि पकौड़े बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। ये पकौड़े देख जो भाभी ने बनाई है बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। अनीता ने किचन के दरवाजे से ये सारी बातें सुनी तो आज उसे पहली बार अपने ऊपर थोड़ा भरोसा हुआ कि कुछ करना चाहती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। उसके मुंह से इतनी तारीफ सुनी तो बिमला जी ने भी पकौड़े खाकर देखे। मुंह तो तारीफ करने का हुआ लेकिन कह नहीं पाई। पर पहली बार आज अनीता को खुशी मिली थी। सारा खाना एक तरफ और उसके पकौड़े एक तरफ। तभी शिवम अनीता की इतनी तारीफ होते देखकर बोला, यार कुछ भी हो
नौकरी वाली पत्नी की बात ही कुछ और होती है। उसकी स्मार्टनेस का मुकाबला भला 12वीं पास लड़की कहाँ तक कर पाती है। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त एक साथ बोले, शिवम तू ये गलत कह रहा है। तमीज और संस्कार केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आते, वो परिवार से आते हैं। हमने तो भाभी की आवाज तक नहीं सुनी। अगर मेरी पत्नी होती तो यहाँ हम सब के बीच बैठी होती। ये सुनकर शिवम उनके आगे कुछ नहीं बोल पाया। जैसे ही सब लोग चले गए, उसने अनीता से कहा, पकौड़े बनाकर इतराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के घर पकौड़े नहीं बनते, इसलिए इतनी तारीफ कर रहे हैं। इनके हाथ में तो महीने के अंत में मोटी तनख्वाह आती है और उस पैसे पर ये लोग ऐश करते हैं। तुम्हारे जैसी पत्नी इनको मिल जाती तो अकल आ जाती। शिवम की ऐसी बातों ने अनीता को फिर से एहसास कराया कि वो औरों से हर मामले में कितनी कम है। बेचारी मन ही मन दुखी होती रही और रोती रही। सोचने लगी कि इस स्थिति से निकलने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं जिससे उसका पति उसकी तुलना करना बंद कर दे। अगले दिन अनीता रोज की तरह उठी और रोजमर्रा के काम निपटाने लगी। तभी सास का बना हुआ मुंह देखकर सोचने लगी कि अब मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण सास का मुंह फूला हुआ है। कुछ देर बाद शिवम ड्राइंग रूम में अपनी माँ के पास आकर बैठा तो बिमला जी ने कहा, बेटा 2 दिन में तेरी चाची आ रही है। अब तो फिर से अपनी नौकरी वाली बहू का बखान करेगी तो उसके सामने मेरी तो गर्दन ही शर्म से झुक जाएगी। तभी शिवम अखबार पढ़ता हुआ अपनी माँ से बोला, माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप ही न जाने कहां से उठा लाए हो। कभी कभी तो मन करता है कि इसे तलाक दे दो। शिवम की बात सुनते ही अनीता का दिल धक से रह गया। मन ही मन घबराने लगी। लेकर वो सोचने लगी, अगर इन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो क्या होगा। मेरी तो बहनें और भी हैं, मेरा परिवार कहाँ मुंह दिखाएगा। पिताजी दिल के मरीज हैं, कहीं वो बीमार ना हो। इन्हें लड़कियों का नौकरी करना पसंद है, लेकिन मैं 12वीं पास कौन सी नौकरी करूं जो इनके मुंह पर ताला लग जाए। अभी शादी हुए मात्र 2 महीने हुए थे। अनीता के दिन इस तरह कट रहे थे। हर दिन वो एक नई मुसीबत से लड़ रही थी। चाची जी के बारे में सुनकर तो वो और भी डर गई थी। ना जाने चाची उसे ताने दे देकर उसका क्या हाल करेगी। उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो रुकी हुई थी तो बार बार यही कह रही थी कि मेरी बहू तो दिन भर घर में ही नहीं रहती है, बेचारी थक कर रात को घर में आती है। उसे ऑफिस में छुट्टी मिल जाती है तो वो शादी में जरूर आती। अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाती तो शादी में जरूर आती। इतनी अच्छी नौकरी करती है तो जिम्मेदारी भी है। पढ़ी लिखी बहू लेने में यही फायदा है कि घर की आर्थिक व्यवस्था सही बनी रहती है। उस समय ही अनीता को ऐसा लग रहा था कि वे सब उनको सुनाया जा रहा है, क्योंकि वो 12वीं पास है। उस समय देवरानी की बातें सुनकर सासू माँ भी पूरी तरह तिलमिला रही थी और सुनीता से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। अब अनीता सोच रही थी कि मैं जबरदस्ती तो इस घर में नहीं आई हूँ और मेरी पढ़ाई के बारे में इनको पहले से मालूम था। अब ये लोग मुंह क्यों बना रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। मगर अनीता को अपने इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं बिमला जी, उनकी 12वीं पास अनीता अपने बेटे के लिए इतनी पसंद आई थी जो आज शादी के दूसरे महीने में ही उनकी नजरों में खटकने लगी थी। अनीता का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने जब चाची जी आएंगी तो क्या होगा। तभी उसका डर हुआ। चेहरा देखकर प्रियंका ने उसको ताना मारते हुए कहा, चाची जी के आने से इनका चेहरा कैसे उतर गया है। अरे अपनी बेइज्जती का डर सता रहा है इन्हें। क्या थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लेती तो तुम्हारा क्या जाता। तभी अनीता से रहा नहीं गया।
उसने तुरंत अपनी ननद से कहा, मैं भी तो आपके भाई की शादी के इंतजार में नहीं बैठी थी। आप लोग मेरे यहाँ खुद रिश्ता लेकर आए थे। 12वीं पास सुनकर तभी मना कर देते। ये सुनकर प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपनी माँ बिमला की तरफ देखकर बोली, माँ देख रही है, इस गवार के मुंह में जुबान आ गई है। आप तो कहती थी कि कम पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती, मगर देखिए आज कैसे बेशर्मी से जवाब दे रही है। बिमला जी को भी अनीता पर गुस्सा आया और वह दंदनाते हुए उसके पास आई और उसका हाथ मरोड़ कर बोली, खबरदार, जो तूने मेरी देवरानी के सामने जुबान लड़ाई तो। अरे पढ़ी लिखी नहीं है तो अपने संस्कार ही दिखा देना, जिससे मेरी कुछ गर्दन तो ऊंची हो जाए। अगर तूने उनके सामने जरा भी मुंह खोला ना तो उसके सामने ही घर से निकाल दूंगी। उसकी बहू पढ़ी लिखी है और उसके तौर तरीके देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। उठने बैठने पहनने का तरीका, उसमें उसके सामने मुझे नीचा मत दिखा देना, अपना मुंह बंद रखना। दोनों सास ननद ने अनीता को धमका दिया, जिससे कि वो मुंह पर ताला लगाकर रह सके। तभी कुछ देर बाद ही बिमला जी की देवरानी कविता जी एक दिन पहले ही आ गई थी, जिससे बिमला भी चौंक गई और बोली, तुम तो कल आने वाली थी ना कविता जी? कविता जी ने कहा, हाँ दीदी, लेकिन फिर सोचा एक दिन पहले ही चली जाती हूँ, ज्यादा समय रहने के लिए मिल जाएगा। जब से अपने देवर आए हैं तब से तो मेरा घर में मन ही नहीं लगता। बहू सारा दिन घर में नहीं रहती और घर मुझे खाने को दौड़ता है। सोचा एक आध महीना आपके पास गांव में रह लेती हूँ। तभी 1 महीने का नाम सुनकर बिमला जी के माथे में बल पड़ गए। अरे वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि कविता जी इस घर की आधी हकदार थी। तभी अनीता ट्रे में पानी रखकर अपने साथ में मीठा रखकर ले आई। बिमला जी ने आंखें निकाल कर कहा, अरे ये मिठाई किस खुशी में लेकर आई हो? नाश्ते के साथ दे दी, पानी के साथ भला मीठा कौन देता है? अनीता ने धीरे से कहा, मम्मी जी वो क्या है ना, चाची जी हमारे क्षेत्र के आसपास ही हैं, वहाँ पर मेहमान को खाली पानी नहीं दिया जाता, उनके साथ मीठा रखा जाता है। अनीता की ये बात सुनकर चाची जी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और वो मुस्कुराकर बोली, बेटी ये तो तेरे संस्कार है। यूं तो मेरी बहू पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब उसको पुराने जमाने की बातें लगती है। मैं तो उसे कह कह कर थक गई हूँ, मगर मानती ही नहीं। चलो हमें भी क्या करना है, हमारी जिंदगी भला कितने दिन ही है। बहू को जो पसंद हो हम भी उसमें खुश हैं। बिमला जी कविता जी का मुंह देखते रह गई। इससे ताना मारने की बजाय अनीता की तारीफ ही तारीफ। कविता जी यूं बार बार अपनी बहू की तारीफ कर रही थी, मगर इस बार अनीता को नीचा दिखाने जैसा कुछ नहीं लग रहा था। बिमला जी बार बार कविता जी से यही कहती रही, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी तो कमाऊ बहू है और एक हमारी है जो बस रोटी बनाकर खिलाती है और उससे कुछ नहीं आता। शिवम भी अपनी चाची से मिला तो चाची ने कहा, शिवम बहू नौकरी वाली आ गई तो, मगर कुछ समय बाद ही पता चलता है वे कैसी है। तुम्हारी माँ बहू अच्छी लाई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कविता जी इस बार किसी को ताने क्यों नहीं दे रही है। बिमला जी मन ही मन अपनी देवरानी के जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी कविता जी ने ये नहीं बताया कि वो कब वापस जा रही है। बिमला जी उसके सामने जैसे ही अनीता से कुछ कहती, कविता जी बीच में ही बोल पड़ी, जीजी तुम्हें आजकल की बहुओं का नहीं पता, तुम्हारी तो लाख गुना अच्छी बहू है। ये सुनकर बिमला जी के मुंह बनाकर बोली, अरे तुम्हें क्या पता इसको कितना टोकती हूँ, तब ये कोई काम अच्छे से कर देती है। पढ़ी लिखी होती तो कितने अच्छे से कर लेती। आपकी बहू की
तरह नौकरी करके मेरे शिवम का हाथ भी बटा देती। कविता जी ने यह सुनकर चुप रह गई। अगले दिन कविता जी रसोई में गई तो खाने की खुशबू से ही वो खुश हो गई और बोली, बहू तेरे हाथ में तो बहुत अच्छा जादू है। ये लोग खुश नसीब है जो इन्हें तेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना तो मिल जाता है। ये सुनते ही अनीता का चेहरा उड़ गया और उसने कहा, चाची जी लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पसंद नहीं आती, इनको तो नौकरी वाली बहू ही पसंद आती है। आज चाची जी के सामने अनीता रो पड़ी तो उसके आंसुओं को रोक नहीं पाई। तभी रसोई में अनीता की ननद प्रियंका आ गई और उसने चाची को अनीता का सर प्यार से सहलाते हुए देख लिया। उसे अनीता पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ ये आपकी बहुत चाची से हमारी शिकायत कर रही थी। ये सुनकर बिमला जी का खून खौल उठा और रात को कविता जी के कमरे में आने के बाद अनीता के पास रसोई में गई और बोली, तूने मेरी देवरानी से क्या कहा? सच सच बताना, अगर झूठ बोलेगी तो इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। सास की बात सुनते ही अनीता बड़ी बड़ी कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी प्रियंका भी बोली, मम्मी तो अच्छा हुआ है मैंने देख लिया है। मुझे देखते ही वो चुप हो गई, वरना पता नहीं और क्या क्या बोलती। इसलिए चाची जी हर वक्त इसकी तारीफ करती रहती है और इससे हमारे ही घर की बुराई उनसे कर रही थी। अब देखना चाची पूरे खानदान में हमारी चुगली करेगी। प्रियंका की बात सुनते ही बिमला जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अनीता के गाल पर जोर से तमाचा लगा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर के आदमी से हमारे घर की बातें बताने की? बेचारी अनीता बुरी तरह से रो पड़ी और बिमला जी उस पर हावी होती जा रही थी। तभी वहां पर कविता जी की आवाज गूंजी, खबरदार जीजी, जो अपनी अभी बहू पर हाथ उठाया तो। कविता जी जल्दी से आई और अनीता को गले से लगा लिया। अनीता उनसे लिपट कर रोने लगी। कविता जी ने गुस्से में उनकी तरफ देखा कि वैसे ही आप बड़ी हो और समझदार भी हो, बहू को मारना शोभा नहीं देता क्या? तभी बिमला जी तुरंत कहा, तुम्हें नहीं पता कविता, ये तुम्हारी झूठ बोलती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी बहुत झूठ बोलती है। मुझे अच्छी तरह से पता है। आज तुमसे हमारे घर की बुराई कर रही है। कविता जी गुस्से में बोली, वो मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं कर रही है जीजी, बल्कि ये बता रही है कि वो घर को संभालती है लेकिन कोई भी उसको पसंद नहीं करता। वो अंदर ही अंदर दुखी है, इसलिए उसके आंसू निकल रहे थे। मैं भी जब से आई हूँ देख रही हूँ, कोई एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता। तुम्हारी बहू सब कुछ करती है। बिमला जी जोर से चिल्ला कर बोली, हाँ तो हम क्यों काम करें? ये कौन सा कमा कर लाती है? तुम तो बोलोगी तुम्हारी बहू भारी तनख्वाह जो घर में लाती है, जिसे तुम फिर से उड़ाती हो। सब सुनकर इस बार कविता जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें क्या पता जीजी मैं क्या सहन करती हूँ। अगर तुम्हारी बहू ऐसी होती तो तुम एक पल के लिए उसे घर नहीं टिकने देती। मेरी बहू नौकरी करती है लेकिन आज तक मुझे एक गरम रोटी नसीब नहीं हुई। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो मुझे उसके मन का नाश्ता बनाना पड़ता है। रोज अपने बेटे बहू का टिफिन बनानी पड़ती है। दोनों लेकर निकल जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा घर में नौकर लगा दो, लेकिन दोनों ही नहीं सुनते। कहते हैं इस उम्र में काम नहीं करोगी तो शरीर बैठ जाएगा। मुझे दोनों ने नौकरानी बनाकर रख दिया है। शुक्र करो कि तुम्हारी बहू खुद नौकरानी बनकर तुम लोगों के ये नखरे उठाती है। ये इसके संस्कार है कि तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, वरना कोई और होती तो तुम्हारा वो हाल करती कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। शिवम को मैं रोज इस बात के लिए समझा रही हूँ। मेरे घर की सच्चाई तो यही है कि मेरी नौकरी वाली बहू ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। वो बाहर नौकरी करती है और मैं घर में
लेकिन वैल्यू नौकरी की है, मेरी नहीं। जैसे तुम लोग अनीता को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तभी देवरानी से ये सुनकर विमला जी के होश उड़ गए, जिससे वो रोज अपनी बहू की तुलना किया करती थी। आज पता चला कि उसने उनकी देवरानी का जीना हराम कर रखा है। जो देवरानी उनको ऐश करती दिखाई दे रही थी, आज पता चला कि वो अपने घर में नौकरानी बनी हुई है। विमला जी नजर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी वहां पर शिवम भी आ गया और बोला, हाँ माँ, चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इन्होंने मुझे अपनी हकीकत बताई तो मैं हैरान रह गया। जिस अनीता की तुलना में नौकरी वाली बहू से मैं तुलना करता रहा, वो उनसे लाख गुना बढ़कर अच्छी है। ये मुझे चाची जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि अनीता सबका कितना ख्याल रखती है, सबके नखरे उठाती है, फिर भी सब उसे ताने मारते रहते हैं। अगर ये नौकरी करने लगी तो क्या आप लोगों का घर संभाल लेगी? शिवम की बात का आज विमला जी के पास जवाब नहीं था। तभी कविता जी ने प्रियंका की तरफ देखकर कहा, संस्कार तो तुम में नहीं आया बेटी, कुछ अपनी भाभी से सीख लो, ससुराल में काम आएगी। आज कविता जी ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी। उधर अनीता जी को खड़ी खड़ी रो रही थी, उसे विमला जी ने गले से लगाया। बोली, बहू, गलती तो इनकी गलती को माफ कर दे। हम तेरी तुलना नौकरी वाली बहू से करते हैं, मगर सच कहूँ तो ये सामने सच्चाई है। तभी अपनी फिर तारीफ करते हुए शब्द सुनकर अनीता मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी, जिस चाची के आने से वो डर रही थी, उसी ने उसकी जिंदगी में खुशियां बिछा दी। कविता जी के फोन पर उनकी बहू का फोन आया। फोन उठाते ही कविता जी ने फोन स्पीकर पर कर दिया तो उधर से बहू बोल रही थी, बुढ़िया, वहां जाकर बैठ गई हो? घर का कुछ ख्याल है कि नहीं? घर का इतना सारा काम कौन करेगा? चुपचाप से शाम तक घर आ जाना। तभी विमला जी ने कविता जी के हाथ से फोन छीन कर कहा, मुझे नहीं पता था बहू, तुम मेरी देवरानी के साथ ये सब कुछ करती हो। तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है, जो घर में इतने लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छे से करती है, सबकी सेवा करती है। और अब तुम अपने सास का इंतजार मत करना, वो मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर विमला जी ने फोन काट दिया और अपनी बहू अनीता की तरफ देखकर बोली, आज मुझे गर्व हो रहा है कि बहू की मैं पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं लाई। पढ़ी लिखी ज्यादा क्या इंसान के अंदर संस्कार खो देता है? इससे अच्छा है कि कम पढ़ी लिखी लड़की हो। संस्कार बहुत आवश्यक है जीवन में। दोस्तों, हमारे भाइयों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी कहानी